नमस्कार। आज हम करेंगे प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद जी भी एक महान उपन्यासकार, कथा सम्राट व निबंधकार के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस रचना के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, जिसने प्रेमचंद जी की वास्तविक दशा का वर्णन किया है। क्योंकि प्रेमचंद जी दिखावे की ज़िंदगी से बहुत दूर रहते थे। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, जो व्यंग्य रचनाएं करते हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्य लेखक हैं। अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा जड़ परंपराओं का करारा व्यंग्य किया है। वे भारतीय जीवन के पाखंड तथा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा साहित्यिक जीवन में व्याप्त बुराइयों, बेईमानी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा चरित्रहीनता आदि को उन्होंने विषय बनाया है। उनका व्यंग्य बड़ा तीखा और चुभने वाला है। सारिका नामक पत्रिका में इनका स्तंभ तुलसीदास चंदन घी से अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। अर्थात यह उनकी शारीरिक विशेषताएं हो गई कि उनका मुख कैसा है और वो पहनते क्या क्या हैं। टोपी, कुर्ता और धोती पहनते हैं। उनका मुख है जो बिल्कुल चिपका हुआ है और चेहरे की हड्डियां बिल्कुल बाहर निकली हुई हैं। पाँवों में केनवस के जूते तथा मोटे कपड़े के जूते हैं, जो अच्छे तरीके से बांध भी नहीं रखे हैं। जिनके बंद हैं जो वो बिल्कुल गंदे तरीके से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने के बंद के सिरों की जो लोहे की पतरी निकल जाती है, उनमें छेद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। मतलब अच्छे तरीके से वो अपने जूते के जो फीते होते हैं उनको भी अच्छे से नहीं रख रहे हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, मेरी मतलब लेखक की दृष्टि, फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। खुद सोचता है, खुद प्रश्न और खुद उत्तर। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है, अर्थात उसकी वास्तविकता का वर्णन किया है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक जाती? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़े मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। अर्थात लेखक प्रेमचंद से पूछते हैं कि यदि साधारणतः पहनने की यह वेशभूषा है तो फ़ोटो खिंचाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आपको जरा भी लज्जा नहीं है, जरा भी संकोच नहीं है? यदि जूता फटा हुआ था तो धोती को नीचे खींच लेते। मतलब किस तरह से तुम सब ये करते हो और किस तरह से तुमने फ़ोटो खिंचवाते मुस्कान लाई होगी। अर्थात प्रेमचंद जी इस समाज और इस समाज के लोगों को देखकर बड़े दुखी थे कि समाज में लोग कितना दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों को देखकर वो खुश नहीं रहते थे। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहनकर फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता? ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मगर ये तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। लेखक कहते हैं कि तुम्हारी यह दशा देखकर तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं रो पड़ूंगा। लेखक प्रेमचंद की फ़ोटो देखकर सोचता है कि वे खुद तो फटे जूते पहने हुए हैं, लेकिन किसी और पर हंस रहे हैं। यदि उन्होंने फ़ोटो खिंचवाना ही था तो कम से कम ठीक जूते पहन लेते। यदि वे फ़ोटो न खिंचवाते तो क्या बिगड़ जाता? हो सकता है पत्नी के आग्रह पर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाना पड़ा हो। लेखक को लगता है कि पत्नी ने कहा हो चलो एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, और उन्होंने जैसे वेशभूषा थी उसी में फ़ोटो खिंचवा लिया। हो सकता है
लेखक पुनः सोचता है कि यदि प्रेमचंद फोटो का महत्व समझते तो किसी से जूते मांग लेते। लोग तो कोट काट मांगकर काम चला लेते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं मांगने से, आजकल तो लोग मांगकर पता नहीं अपने कौन से काम चला लेते हैं। यहाँ तक कि बीवी भी मांगकर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। लोग इत्र चुप कर फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो में खुशबू आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेखक पुनः देखता है कि सिर की टोपी तो सस्ती है लेकिन पाँव के जूते बड़े महंगे हैं और अब तो जूतों की कीमत और भी बढ़ गई है। अंत में लेखक कहता है कि प्रेमचंद महान कथाकार, उपन्यास सम्राट तथा युग प्रवर्तक कहे जाते हैं, लेकिन फ़ोटो में उनका जूता फटा हुआ है। यह देखकर लेखक को बड़ी चुभन होती है। अर्थात टोपी और जूते का अनुपातिक जो मूल्य है, टोपी सस्ती आती है, जूता महंगा आता है, लेकिन टोपी मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है और जूते का स्थान हमेशा टोपी से कम रहा है, चाहे कीमत उसकी बेशक ज़्यादा हो। लेखक पुनः कहता है कि उसका अपना जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यह ऊपर से तो अच्छा है लेकिन नीचे से फटा हुआ है। उसका अंगूठा ज़मीन से घिसता है और मिट्टी से रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पैर जख्मी होने पर भी उंगली दिखाई नहीं देती। लेखक जैसे लोग सच्चाई को आडंबर के पर्दे से ढकना चाहते हैं। यह वास्तविकता है, जूता दोनों का फटा हुआ है, लेकिन वो नीचे से, मतलब वो ज़्यादा चोट करता है। जो लोग नीचे नीचे या बुराइयों को छिपाने की कोशिश करते हैं वो लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इस प्रकार की बुराइयां समाज से कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन प्रेमचंद जी बुराइयों को हमेशा उजागर करते थे, क्योंकि उजागर करके वे उन बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकें। लेकिन प्रेमचंद तो सच्चाई और सादगी का कायल था। उन्होंने बड़ी शान से फटे हुए जूते पहन रखे हैं, परंतु लेखक ऐसे जूते कभी नहीं पहन सकता। फिर भी प्रेमचंद के मुखमंडल पर व्यंग्य की मुस्कान है। यह उनके विभिन्न पात्रों होरी, हल्कू, सुजान भक्त, माधो आदि का सहारा लेकर अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया, मतलब जो प्रेमचंद की रचनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। ये प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं। अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है, प्रेमचंद के जूते कैसे फटे। वह अनुमान लगाता है कि अधिक चलने से उनका जूता फट गया होगा, परंतु अधिक चलने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। फतेहपुर सिकरी माने जाने कारण कुंभन दास का जूता भी फट गया था। मतलब फतेहपुर सिकरी जाते आते रहने से कुंभन दास जो एक कवि हुए हैं भक्तिकालीन, उनका जूता भी फट गया था। वह भगवान का नाम लेना भूल गया था। इस प्रकार के बुलाकर देने वालों के लिए उन्होंने कहा था, जिनको देखने से दुख पैदा होते हैं, हमें उन लोगों को दूर से ही सलाम कर देना चाहिए। अर्थात बड़े दुख की बात है कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिनको देखने से दुख पैदा होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें बचकर चलना चाहिए। जो लोग बुराइयों से घिरे होते हैं, समाज में बुराइयां फैलाते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचकर चलना चाहिए। लेखक बार बार यह प्रश्न करता है कि प्रेमचंद का जूता घिसने की बजाय फट कैसे गया। फिर वह सोचता है कि प्रेमचंद ने समाज में व्यक्त कुरीतियों को बार बार ठोकर मारी होगी, इस प्रयास में उनका जूता फट गया होगा। कल्पना करता है, वे चाहते तो बचकर भी निकल सकते थे अथवा परिस्थितियों से समझौता कर सकते थे। नदियाँ भी तो पहाड़ सामने आने पर अपना रास्ता बदल लेती हैं, लेकिन समाज के सामने ये कहावत सिद्ध नहीं हो सकती कि बुराइयों को देखकर कुछ लोग तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका सामना करते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने अपने जीवन के कुछ आदर्श थे, इसलिए वे समझौता नहीं कर पाए। लेखक का अनुमान है कि घृणित वस्तु की ओर प्रेमचंद पैर की अंगुली से इशारा करते हैं। मतलब उनकी अंगुली जूते से बाहर निकल रही थी तो वो समाज में व्याप्त कुरीतियों या बुराइयों की ओर संकेत कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। वे समाज में व्याप्त भेदभाव तथा आडंबरपूर्ण व्यवहार को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे और वार्ती तथा अवसरवादी लोगों पर व्यंग्य कर रहे होंगे। प्रेमचंद मानो यह कहना चाहते थे कि उन्होंने हमेशा यथार्थ का सामना किया, मतलब वास्तविकता का सामना किया है, दुखों को झेला, लेकिन अपना अस्तित्व बनाए रखा। परंतु लेखक जैसे लोग अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी वास्तविकता को छिपा लेते हैं, अर्थात खुद ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे समाज में कुछ भी होता रहे, चाहे लोग मरे या जिए। लेकिन प्रेमचंद इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे। वो दूसरे के दुख को अपना दुख समझते थे और उसको हमेशा से दूर करने के लिए कोशिश करते रहते थे।
ऐसी परिस्थितियों में प्रेमचंद जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। अंत में लेखक स्वीकार करता है कि वह प्रेमचंद द्वारा दिए गए निर्देश को समझ गया, अर्थात लेखक भी प्रेमचंद की बातों को, और जो प्रेमचंद जी अपने जूते के माध्यम से या अपनी कपड़ों के माध्यम से, अपनी वेशभूषा के माध्यम से समाज को दिखाना चाहते थे वास्तविकता, वो लेखक भी अंत में समझ गए। इसमें टीले शब्द आया है कि बार बार टीले से जूता मारा होगा, इसलिए जूता फट गया होगा। तो टीले शब्द का प्रयोग इसमें आया है तो किसके लिए आया है? टीले शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाले संघर्षों, मुसीबतों, बाधाओं, कष्टों, कठिनाइयों तथा परेशानियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। लेखक यह कहना चाहता है कि प्रेमचंद संघर्षों से बचकर कभी नहीं निकले। उन्होंने टीला अर्थात बाधाओं को ठोकर मारी है और आगे बढ़ गए हैं। इसे पढ़कर यह व्यंग्य जो लेख है, व्यंग्य मतलब कटाक्ष करना, किसी भी कुरीति पर, किसी भी बात पर कटाक्ष करना। प्रस्तुत व्यंग्य को पढ़ने के बाद लेखक की अनेक बातों की ओर आकर्षित होते हैं। इससे पता चलता है कि प्रेमचंद एक सीधे साधे सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी वेशभूषा के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें दिखावे में विश्वास नहीं था। वे जैसे थे वैसे ही दिखाई देना पसंद करते थे, जैसे थे वैसे ही फोटो में खिंच जाते थे। उनके शारीरिक बनावट और जो वेशभूषा थी वो हम शुरू में पढ़ चुके थे। लेखक ने सहज सरल हिंदी का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के शब्दों का सुंदर चित्रण किया है। इसी प्रकार गोदान यह भी उनकी कहानी है। पूस की रात, कुंभन दास के उदाहरण बड़े रोचक बन पड़े हैं। आशय स्पष्ट करना भी बहुत बार इसमें पूछा जाता है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। इसमें यह एक बात स्पष्ट करता है कि टोपी की अपेक्षा जूता महंगा होता है। एक आम आदमी के लिए जूता खरीदना बड़ा कठिन है। एक जूते के मूल्य से अनेक टोपियां खरीदी जा सकती हैं। अतः आदमी सिर पर टोपी तो नहीं धारण कर सकता है, लेकिन पैरों में नया जूता नहीं पहन सकता। यही कारण है प्रेमचंद ने पैरों में फटा हुआ जूता पहन रखा है।